नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। एडीओ की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। 200 पद होने वाले हैं और जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, पुराने समय से तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे क्या है कि पुराना डेटा पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था यूट्यूब में और मैंने बताया था कि अब जो है नए डेटा के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, पुराना डेटा एकदम छोड़ दीजिए। एक कारण ये भी है पुराने डेटा को छोड़ने का, क्योंकि आदमी क्या है ना, भूलता नहीं है। जब एग्जाम हॉल में रहता है तो एग्जाम हॉल में जब प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, तो एग्जामिनर पुराना डेटा भी ऑप्शन में देता है। अब पुराने डेटा को ऑप्शन में जब देता है तो जो कहीं अवचेतन जो मन होता है, कहीं पीछे में जो दिमाग रहता है, वो अचानक से हिट करता है, वो पुराने डेटा पे लोग टिक मार के आ जाते हैं और फिर वो गलत हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल सचेत होकर के, जागरूक होकर के पढ़ने की आवश्यकता होगी। और एडीओ के सिलेबस में आपका एक भाग है जिसको कहा जाता है आजीविका। और आजीविका के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो क्लास आपको, मतलब जहां से शुरू होती है आजीविका, वो शुरू होती है कृषि से। कृषि से आजीविका के शुरू होने का प्रमुख कुछ कारण भी है, उन सब विषयों पर भी बात करेंगे। और आज मुख्य रूप से हम कृषि में जो डेटा परिवर्तित हुए हैं उनको भी अपडेट करते हुए बिल्कुल नए क्लास की, बिल्कुल नए डेटा के साथ ये क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो जितने लोग भी हैं बिल्कुल सचेत होकर के देखिएगा, क्योंकि डेटा का मामला है और पूछता भी है और कहीं पे भी आप गिर सकते हैं। डेटा को याद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि आपको अगर कुछ अवधारणात्मक रूप से समझ है, अवधारणा की समझ है, कंसेप्ट की समझ है, तो अवधारणा के समझ के साथ साथ ही आप डेटा को याद कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि भारत का वृद्धि दर 7.6% है, इतना तो याद कर लेंगे। अभी तो याद कर लिए वृद्धि दर 7.6% है, लेकिन 4 दिनों में भूल जाएंगे, 8 दिनों में भूल जाएंगे, 10 दिनों में भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये जान जाएं कि वृद्धि दर का मापन कैसे होता है, कैसे वृद्धि दर को नापा जाता है, किस प्रकार से नापा जाता है, तो थोड़ा सा लंबे समय तक तो आपके दिमाग में ये डेटा रह ही जाएगा। तो डेटा को याद करना एक मुश्किल काम है, लेकिन अवधारणा के साथ डेटा को याद करेंगे तो आसान हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज के क्लास की शुरुआत होती है आजीविका से। आजीविका के मीनिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात बढ़ेगी तो ठीक रहेगी। आजीविका का मतलब है जीवन को चलाने के लिए कोई भी आप काम करें और उस काम के द्वारा आपको कोई आय प्राप्त होता है, जिससे आप अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसे हम आजीविका कहते हैं। कोई भी काम, चाहे आप कृषि का काम करते हो, चाहे मेरी तरह पढ़ाने का काम करते हो, आप एक वकील हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, कोई भी काम करते हो, आप उस काम से आपको कोई आय प्राप्त हो और उस आय से आप अपने जीवन को चलाएं, उसी को आजीविका कहते हैं। आजीविका का मीनिंग आपसे नहीं पूछेगा कभी भी, लेकिन आपसे आजीविका का मीनिंग पूछे या ना पूछे वो बात अलग है। लेकिन आपसे जो पूछेगा वो, अगर मैं बताया ना कि आप अवधारणा को पकड़ करके चलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अवधारणा को पकड़ करके, कंसेप्ट को पकड़ करके चलिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो पकड़ करके चलना ही है अवधारणा को। तो आजीविका का एक सामान्य सा मीनिंग क्या है? ऐसा कोई काम जिस काम को करने से हमको कुछ पैसे प्राप्त हो, आय प्राप्त हो, और उससे हम अपने जीवन के खर्चों को मैनेज कर सकें, उसको हम कहेंगे क्या? आजीविका। आप एक ऑटो चलाते हो, उससे कुछ पैसा मिलता है, आपकी आजीविका है। आप एक पेंटिंग करते हैं घर में शौक के लिए, बस पेंटिंग है, शौक के लिए आप किए जा रहे हैं, क्या वो आजीविका है? नहीं, उससे आपको कोई आय प्राप्त नहीं हो रही, तो फिर वो आजीविका नहीं है। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि आजीविका और रोजगार तो बिल्कुल एक ही जैसा शब्द होता है। रोजगार में भी हम कुछ काम करते हैं और काम की वजह से आय हमें प्राप्त होती है और उस आय से हम अपने जीवन को चलाते हैं। तो क्या आजीविका और रोजगार में कोई फर्क है या कोई फर्क नहीं है? सामान्य शब्दों में कहूं तो रोजगार जो है, रोजगार भी एक तरीके का क्या है? रोजगार एक तरीके की आजीविका ही है। आजीविका का जो अर्थ है ना, वो संकीर्ण अर्थ है। संकीर्ण अर्थ मतलब अपने जीवन को आप किसी तरह चला सकें, ऐसी स्थिति अगर आपके साथ हो। जैसे आपका खर्चा है चावल में, रूम रेंट में, इसमें उसमें करके 9,000 रुपए, और आप कमाते हैं लगभग लगभग 9,000 रुपए ही।
तो क्या है, आप आजीविका में हैं, लेकिन आपका खर्चा है 9,000 रुपए, आप और आप कमाते हैं उससे ज्यादा, या फिर मैं कहूं जो जीवन की सामान्य आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, उससे बढ़कर भी आप अपने कमाई से आवश्यकता की पूर्ति कर ले रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, रोजगार कहेंगे। लेकिन रोजगार भी एक आजीविका का ही भाग है। क्लियर है, रोजगार थोड़ा वृहद है, आजीविका थोड़ा छोटा भाग है। अब देखें आजीविका के मीनिंग को जब हम लोग समझ गए, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, और जो लोग पेड क्लास वाले होंगे उनको पीडीएफ मिलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक, ये पूरा मीनिंग लिखा हुआ है, पीडीएफ मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं आजीविका के अंतर्गत, तो आजीविका में मुख्य रूप से जब आपकी एडीओ के सिलेबस की शुरुआत होती है, तो एडीओ के सिलेबस में आजीविका में कृषि को शुरुआत में रखा गया है। अब कृषि के विषय में अगर मैं बात करूं, तो लगभग 17.59% जीडीपी में योगदान कृषि का है। 17.59% जीडीपी में योगदान कृषि का है, और लगभग 50% से अधिक, लगभग 58%, कभी 62% लिखता है, कभी 52% लिखता है, कंफ्यूज नहीं होना है। 50% से अधिक, बस इतना ही याद रखिएगा, 50% से अधिक, 50% से अधिक जो जनसंख्या है भारत की, अभी भी कृषि पर ही निर्भर है। यानी रोजगार के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए कृषि पर निर्भर है। रोजगार की बात अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग 58% जो जनसंख्या है डायरेक्ट अपने जीवन को चलाने के लिए कृषि पर निर्भर है। चूंकि आप एडीओ जब बनेंगे, तो एडीओ बनने के बाद आपको ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करना है, और जब भी आप ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको ये तो पता होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए आजीविका का मुख्य साधन क्या है। तो आजीविका का मुख्य साधन कृषि है, तो उस हिसाब से आप योजनाओं को क्रियान्वित करने में सफल हो पाएंगे। मेरे ख्याल से एडीओ में कृषि को आजीविका के अंतर्गत प्रथम बिंदु देने का यही उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि 50% से अधिक जनसंख्या वर्तमान में डायरेक्टली यानी सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है अपने जीवन को चलाने के लिए, और ग्रामीण जनसंख्या तो लगभग 75% निर्भर है जीवन को चलाने के लिए कृषि पर। और आप चूंकि ग्रामीण विकास के विषय में एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको ग्राम के क्षेत्र में जो आजीविका का मुख्य साधन कृषि है उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। शायद इसी वजह से कृषि को प्रथम बिंदु पर रखा गया होगा। अब एक डेटा तो मैंने आपको बता दिया 17.59, और एक डेटा मैंने बता दिया लगभग 58% आबादी जो है डायरेक्टली कृषि पर निर्भर है। लेकिन ये जो 58% की आबादी है वेरी करता है। भारत की जो विभिन्न एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज अपना डेटा निकालती रहती हैं, और अलग अलग एजेंसी का अलग अलग डेटा होता है। फिर भी जो भी डेटा लगभग 50% से लेकर के 60% के बीच होगा, उस डेटा को आप OMR शीट में एग्जाम हॉल में आप सही मान करके आ सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब आगे मैं बात करूं। अभी मैंने इस क्लास में ही मैंने अभी इस स्लाइड में ही मैंने बात करी, क्या बात करी, मैंने बात करी कि कृषि जो है वर्तमान में, ये वर्तमान की बात कर रहा हूं, मतलब 2023-2024 की बात करूं, 2023-24 में जीडीपी में योगदान 17.59% है। अब थोड़ा सा जीडीपी को समझ लेते हैं। जब जीडीपी को समझ लेंगे, चूंकि यहां पे डेटा जो आगे पीछे होगा, या फिर जो भी चीजें आपको प्रश्न में पूछी जाएंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे जीडीपी का रोल बार बार आएगा। तो थोड़ा सा जीडीपी को समझ लेते हैं कि जीडीपी एक्चुअल में है क्या। चलिए इसी पेज में समझते हैं जीडीपी का अर्थ। तो जीडीपी का अर्थ कहा जाता है कि सामान्य तौर पर जीडीपी का जो अर्थ है, एक देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी प्रकार की वस्तु और सेवा का, चौथा पॉइंट लिख देता हूं, अंतिम मूल्य। ठीक, अब अंतिम मूल्य और सीमा के अंदर
एक वर्ष में सभी वस्तु और सेवा, सभी बातों को जीडीपी के अंतर्गत पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो आपको जब भी कभी डेटा आएगा, कृषि के क्षेत्र में ही नहीं, जब उद्योग के क्षेत्र में पढ़ेंगे और भी क्षेत्रों में बात करेंगे, तो आपको एक समझ रहेगी और आपको उसको बार बार रटना नहीं पड़ेगा। एक आपकी समझ भी रहेगी कि हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था या फिर उद्योग की अर्थव्यवस्था, सेवा की अर्थव्यवस्था किस तरीके से परिवर्तित हो रही। ठीक है, तो जीडीपी कहता है कि किसी देश की सीमा के अंदर, मान लेते हैं भारत है मेरा प्यारा ऐसा, ठीक, तो इसकी सीमाएं ये हो गई, इन सीमाओं के अंदर एक वर्ष में यानी एक साल में, मान लेते हैं 2023-24 मान लेते हैं। 2023-24 मानने का मतलब क्या होता है, कोई भी वर्ष जब शुरू होता है सामान्य तौर पर वित्तीय वर्ष, तो वो शुरू होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। ठीक है, कोई भी वित्तीय वर्ष, जैसे आपका साल कब से शुरू होता है, जनवरी से, लेकिन वित्तीय साल कब से शुरू होता है, वित्तीय साल कहने का मतलब यह है कि उस एक साल में, उस समय सीमा के अंदर हम देख रेख करेंगे कि हमने कितना कमाया, कितना गंवाया, क्या किया, क्या नहीं किया। तो वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अब हर अलग अलग चीज का अलग अलग वर्ष हो सकता है। तो अब ये जो लिखा है ना 2023-2024, इसका मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। यानी कहता है कि अगर एक वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं और 2023-24 की बात कर रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक, इस सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनेंगी, जितनी भी सेवाएं उत्पादित होंगी, उन सब वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, और इसको आप बोल सकते हैं मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, जीडीपी होगा। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं कि इसके अंतर्गत, इस सीमा के अंतर्गत हमने एक साल में 200 पेन बनाए, ठीक, साथ ही साथ दूसरा हमने प्रोडक्ट उत्पादित किया 200, या फिर इसको थोड़ा अलग ले लेते हैं डेटा, 300 केजी आप गेहूं का उत्पादन किए। इसके अलावा आपने 5 डॉक्टर बनाए, ठीक। अब एक डॉक्टर जो है वो साल भर में 1000 रुपए कमाता है, एक उदाहरण के तौर पर कहूं। 200 पेन जो हमने बनाया, एक पेन का मूल्य मान लेते हैं 10 रुपए है, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, 5000 हो गया डॉक्टर का। एक पेन का मूल्य 10 रुपए है तो कितना हो गया, 2000 रुपए हो गया। 300 किलो गेहूं 20 रुपए के दर से है तो कितना हो गया, 6000 रुपए। जोड़ देते हैं, 5 2 7 और 6 13,000। 13,000 रुपए क्या है, इस देश की जीडीपी। एक उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि 13,000 रुपए क्या है, इस देश की जीडीपी है। अब यहां पे और भी कुछ चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये पेन हमने बनाया, ये पेन हमने बनाया, क्या है, वस्तु है। ये गेहूं का उत्पादन हमने किया 300 केजी, क्या है, वस्तु है। हमने 5 डॉक्टर बनाए, ये क्या है, 5 डॉक्टर, मतलब 5 डॉक्टर क्या करते हैं, सेवा देते हैं। डॉक्टर कोई वस्तु तो नहीं है, ठीक। सेवा करके इन्होंने 5000 रुपए कमाए। पेन बनाने वाली कंपनी ने 200 पेन बेच करके 2000 रुपए कमाए। 300 किलो गेहूं किसान उत्पादन किया, 6000 रुपए कमाया। टोटल कमाई कितनी होगी, 13,000 रुपए, और 13,000 रुपए इस देश की जीडीपी हो गई। अब एक बात और सोच के देखिए, ये जो मूल्य हमने बनाया 10 रुपए, 20 रुपए, 1000 रुपए, ठीक, ये मूल्य कौन सा मूल्य है। जैसे कोई भी पेन बना, मान लेते हैं एक पेन बना जो कि 10 रुपए में मार्केट में बिक रहा है, तो आपको मालूम है कि गवर्नमेंट इसमें टैक्स लेती है, ठीक है, टैक्स लेती है गवर्नमेंट। कुछ सब्सिडी भी दे सकती है गवर्नमेंट, लेकिन सामान्य तौर पर टैक्स लेती है। जो फैक्ट्री में ये एक जो सामान है, फैक्ट्री में 10 रुपए का जो है वो 5 या 6 रुपए में बन करके तैयार हुआ होगा,
तो अगर फैक्ट्री का मूल्य जोड़ेंगे तो जीडीपी कम हो जाएगा, 5 रुपए के दर से हो जाएगा कितना, 350, 1500 रुपए हो जाएगा मात्र। लेकिन हाँ 1500 रुपए मात्र हो जाएगा, लेकिन हमको जोड़ना क्या है कि वो पेन बाजार में कितने में मिलता है, बाजार में वो पेन कितने में मिलता है, ये जानकारी हमको होनी चाहिए। तो जीडीपी के विषय में एक मोटा मोटी समझ मैंने बता दिया। जैसे 4 पॉइंट आपको जीडीपी में याद रखने हैं। देश की सीमा के अंदर सामान्य वर्ष मतलब एक वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवा उत्पादित होंगी उसका अंतिम मूल्य यानी बाजार में जो उसका मूल्य होगा उसको सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जीडीपी बन जाएगा। क्लियर है, जीडीपी बन जाएगा। इतना बात समझ में आया? चलिए आगे की बात करते हैं। अब एक बात और बता देता हूं, उसके बाद अब चलिए। जब जीडीपी की बात करते हैं और जीडीपी को पढ़ते हैं तो आप सुनते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ऐसा होता है। देखिए जितने भी विश्व में या भारत देश की बात करता हूं, हमारे देश में जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप, जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं हमारे देश में, जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उन आर्थिक क्रियाकलापों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग जिसको आप प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, दूसरा भाग जिसको आप द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तीसरा भाग जिसको आप तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक भाग जिसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में सामान्य तौर पर कृषि संबंधित कार्यों को शामिल किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में सामान्य तौर पर उद्योग संबंधी कार्यों, उद्योग संबंधी जो कार्य होते हैं उनको शामिल किया जाता है, और तृतीयक क्षेत्र में सेवा संबंधी कार्य शामिल किया जाता है। मैंने जीडीपी की परिभाषा में बात क्या की थी कि एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में जितनी भी वस्तु या सेवा उत्पादित होंगी उसका बाजार मूल्य क्या होगा, जीडीपी होगा। अब हमारे पूरे भारत में 3 तरीके के ही काम किए जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। यानी या तो कृषि का काम किया जाएगा, या तो उद्योग का काम किया जाएगा, या तो सेवा का काम किया जाएगा। अब इसी कृषि क्षेत्र के अंतर ही, कृषि के अंतर्गत मछली पालन भी शामिल है, पशुपालन भी शामिल है, वन काट के वनोपज इकट्ठा कर रहे हैं, वो सब इसमें शामिल है। द्वितीय क्षेत्र के अंदर की बात करें तो जो उद्योग वाला क्षेत्र में उसमें खनन है, उत्खनन है, गैस है, पाइपलाइन, बिजली निर्माण, सीमेंट निर्माण, जितने भी निर्माण वाले कार्य हैं सब इसमें शामिल है। तृतीय क्षेत्र में आप कोई डॉक्टर हैं, वकील हैं, आप होटल चलाते हैं, उसमें भी तो आप सेवा देते हैं। होटल को लेके थोड़ी जाता है, आता है, टैरिफ भरता है, टैरिफ मतलब एक दिन का शुल्क भरता है, रहता है, फिर चला जाता है, वो सेवा ही है एक तरीके। परिवहन है, एक सेवा ही है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। अब एक बात बताइए कि 3 प्रकार के काम पूरे भारत में किए जाएंगे, 3 ही तरीके के काम होंगे, तो इस काम में जितना भी पैसा बनेगा कृषि में, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, आटा हो, खाटा हो, तिल हो, अलसी हो, कुछ भी हो, सरसों हो, सभी का मूल्य जोड़ेंगे तो कृषि क्षेत्र का मूल्य हो गया। यानी जैसे गेहूं उत्पादित हुआ 100 किलो, उसका बाजार मूल्य जोड़ दिया। ठीक, गेहूं एक वस्तु है। चावल उत्पादित हुआ 100 किलो, उसका बाजार मूल्य जोड़ दिया। जो भी अलसी, तीसी, ज्वार, बाजरा, मक्का, राई, खाई, पाई, लाई, लड़ाई, जो भी है सब कृषि क्षेत्र में जितना उत्पादित हुआ सबको हमने कृषि क्षेत्र में जोड़ दिया। एक प्रकार की वस्तु है ये, कृषि क्षेत्र में जो उत्पादित होगा वस्तु होगा। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग में जो उत्पादित होगा वो भी वस्तु होगा, और उद्योग क्षेत्र में जितनी भी चीजें हमने उत्पादित की उसको हमने वाई कर दिया। सेवा क्षेत्र में जितना भी हमने पैसा कमाया उसका नाम हमने जेड कर दिया। अब एक बात बताइए, जीडीपी की परिभाषा जो मैंने बताया था उस परिभाषा को याद करिए कि एक देश के अंदर एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं का
बाजार मूल्य हम जोड़ देंगे तो जीडीपी हो जाएगा। तो इसके अनुसार देखिए, क्या हम इसका एक वस्तु है एक्स, मतलब प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं का मूल्य बाजार मूल्य क्या हुआ एक्स, द्वितीय क्षेत्र के वस्तुओं के बाजार मूल्य क्या हुआ वाई, और तृतीय क्षेत्र सेवा के अंतर्गत जो मूल्य प्राप्त हुआ वो जेड। अब इस सब को जोड़ देंगे तो हमको जीडीपी प्राप्त होगा कि नहीं, बिल्कुल जीडीपी प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? आ गया समझ में? आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, समझ में आएगा। अब मान लेते हैं कुछ और भी चीजें मैं आपको यहीं से समझा देता हूं तो कि आपको थोड़ा सा और भी आसानी से चीजें समझ में आ जाए। ठीक, चलिए कुछ चीजें और भी समझा देता हूं। मान लेते हैं कि हमने कृषि क्षेत्र से कमाई की लगभग 30,000 रुपए का। एक उदाहरण के तौर पर उद्योग क्षेत्र से हमने कमाई की लगभग 20,000 रुपए का। ठीक, सेवा क्षेत्र से हमने कमाई की लगभग 50,000 रुपए का। ठीक है, अब इन क्षेत्रों की कमाई को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। टोटल अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है, 1 लाख हो जा रहा है, 1 लाख। ठीक, अब जब आपसे बोलता है ना कृषि क्षेत्र का योगदान इतना प्रतिशत है, उद्योग क्षेत्र का योगदान इतना प्रतिशत है, कृषि क्षेत्र बोले प्राथमिक क्षेत्र बोले एक ही बात मानिएगा, द्वितीय क्षेत्र बोले उद्योग क्षेत्र बोले एक ही बात मानिएगा, तृतीय क्षेत्र बोले सेवा क्षेत्र बोले एक ही बात मानिएगा। जब आपसे बोलता है कि कृषि क्षेत्र का योगदान इतना प्रतिशत है, कहने का मतलब वो कहना क्या चाहता है कि कुल जीडीपी में कृषि का कितना शामिल है। तो मान लेते हैं 1 लाख है। अगर इस पूरे डायग्राम को मैं नजर डालूं और मैं कहूं कि इसमें कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, 30,000 कृषि क्षेत्र का योगदान। टोटल कितने में कृषि क्षेत्र का योगदान 30,000 है, 1 लाख में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, गुणे 100 कर दूंगा, कितना निकल, 1 2 0 1 2 0 और 1 2 0 और ये 0 0 कैंसिल, यानी कृषि क्षेत्र का योगदान कितना हो गया, 30%। इसका कितना हो जाएगा, 20%। तृतीय क्षेत्र सेवा का कितना हो जाएगा, 50%। तो आपसे पूछता है ना कि कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो कैसे निकलता है, ये कुछ इस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। चलिए अब आगे वाले स्टेप में चलते हैं और भी कुछ चीजें देखते हैं। अब जीडीपी की जब बात होती है तो जीडीपी के अंतर्गत 2 तरीके के मूल्यों की बात की जाती है, और यहां पे एक बात नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, जो बात मैं विशेष तौर पे आपको बताना चाहता हूं। पहले मैं इस प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य को समझा देता हूं, उसके बाद बताऊं तो शायद आप अच्छे तरीके से समझ पाए। बस इसको पेशेंस करके सुनिएगा, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं बात बताऊंगा, क्योंकि वो एग्जाम में आपको सारी चीजें पता होगी, लेकिन ये जो बात मैं बताने वाला हूं बस यही पता नहीं होगी, इस वजह से आपका 1 नंबर तो कम से कम गया अगर इससे प्रश्न आ गया तो। ठीक है, चलिए ये स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य की जब बात आती है, ये बात की जाती है जीडीपी के ही संदर्भ में। स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अभी हम इस देश के अंदर केवल एक ही चीज का उत्पादन कर रहे हैं, वो है 200 पेन, बाकी कोई वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं हो रहा है। एक चीज उदाहरण के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूं, अभी वर्तमान में जब 200 पेन उत्पादित हो रहा है, एक पेन का मूल्य 20 रुपए है, तो कितना रुपए का हो गया, 6,000 रुपए का पेन हो गया। लेकिन सोच के देखिए 6,000 का जो जीडीपी आया, केवल पेन उत्पादित हो रही है तो हमारी जीडीपी केवल पेन पर है, तो पूरे पेन का बाजार मूल्य जो हुआ 20 रुपए, और वही हमारा जीडीपी हो गया, 6,000 रुपए हमारी क्या हो गई, जीडीपी हो गई। अब एक बात सोच के देखिए, अभी आप बात कर रहे हैं 2023-24 में, अब थोड़ा सा पीछे चले जाइए 2011-12 में। 2011-12 में जब आप पहुंचे तो उस समय भी 200 पेन ही उत्पादित होता था, या फिर 2011-12 की बात करूं
तो क्या उस समय 2011-12 में भी जिस क्वालिटी का ये पेन है उस क्वालिटी के पेन का मूल्य 20 रुपए ही रहा होगा क्या? तो आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप 2014, 2012, 2012 नहीं, 2007-8 में जो समोसा 2 रुपए का खाते थे, आज वो समोसा आप 10 रुपए का खाते हैं। समोसा तो वही है लेकिन उसका मूल्य बढ़ गया है। समोसा तो वही है लेकिन उसका मूल्य बढ़ गया है। तब की बात अगर करें तो ये जो 20 रुपए का पेन है, मान लेते हैं 2011-12 में ये 5 रुपए में मिलता था और हमने 200 पेन उत्पादित किए, तो टोटल हमारा जीडीपी कितना हो गया? मात्र और मात्र 1000 रुपए हो गया। ठीक है। कोई भी वर्ष जिसको स्थिर मूल्य के लिए वर्ष माना जा सकता है, कहना है मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी सेवाएं आप उत्पादित करें, जितनी भी वस्तुएं आप उत्पादित करें, उसका मूल्य अगर आप 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निकालेंगे, जैसे 200 पेन है और मूल्य 5 रुपए के हिसाब से निकाला, तो उसको बोलेंगे स्थिर मूल्य। और जब आप वर्तमान आंकड़ों के अनुसार निकालेंगे तो जो प्रचलित मूल्य है वो आपसे वो प्रचलित मूल्य होगा। ठीक है। पुराने आंकड़ों के, पुराने वर्ष के मूल्य के साथ जब आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो उसको कहेंगे स्थिर मूल्य। और पुराना वर्ष कौन सा होगा? 2011-12। एक प्रश्न आपसे यहां से पूछ सकता है एग्जामिनर कि जीडीपी के अंतर्गत स्थिर मूल्य, जीडीपी के अंतर्गत स्थिर मूल्य के लिए वर्तमान में कौन से वर्ष के मूल्य को लिया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? 2011-12 वर्ष में जो भी मूल्य था पेन का मूल्य, इस क्वालिटी का पेन 2011-12 में क्या था? 5 रुपए का था, तो 2011-12 के मूल्य को लिया जाता है। ठीक है। चलिए अब मैं जो बात आपको बताने वाला था वो बात बता देता हूं, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। जब भी एग्जामिनर आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा तो आपसे दो तरीके के सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल वो पूछ सकता है कि स्थिर मूल्य पर बताइए, और दूसरा सवाल पूछ सकता है कि प्रचलित मूल्य पर बताइए। और जब आपसे स्थिर मूल्य पर पूछेगा तब तो आप स्थिर मूल्य वाला आपको डेटा याद रहेगा तो बता देंगे, प्रचलित मूल्य पर पूछेगा तो प्रचलित मूल्य वाला डेटा याद रहेगा तो बता देंगे। लेकिन अगर कहीं पे लिखा ही नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने इसके पहले वाला पेज जो था जिसमें मैंने 20%, 30% और 50% जीडीपी में कृषि और उद्योग, उसके बाद सेवा का योगदान दिखाया था, तो उसमें वो जो 20%, 30% या 50% था, जो वैल्यू निकला था 30,000, 50, 40, 20,000, 30,000 और 50,000, वो वैल्यू कैसे निकला था? प्रचलित मूल्य पर मैंने निकाला था। अब उसी को मैं 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार कैलकुलेट करता तो मूल्य कम हो जाता, दोनों में फर्क पड़ जाता। हो सकता है गेहूं का मूल्य कम हो और उद्योग क्षेत्र में जो लोहा उत्पादित हो रहा है उसका मूल्य अधिक हो, तो फिर जीडीपी में फर्क पड़ जाएगा, पड़ेगा ना। तो एग्जामिनर आपसे दो तरीके के सवाल पूछेगा, पहला पूछेगा कि स्थिर मूल्य पर बताओ और दूसरा पूछेगा प्रचलित मूल्य पर बताओ। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर होशियार होता है और बोलता है कि न तो मैं स्थिर मूल्य पर पूछूंगा न तो प्रचलित मूल्य पर पूछूंगा, मात्र इतना ही पूछूंगा कि कृषि 2022-23 या 2023-24 में 2000, ये तो समझ में आ गया ना। चलिए 2023-24 में उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान था जीडीपी में। अब यहां पे न तो कोई स्थिर मूल्य है न ही प्रचलित मूल्य है, तो आपको क्या उत्तर लेना है इसी चीज को नोट करके लिखिएगा। जब भी एग्जामिनर आपसे करंट ईयर के बारे में पूछेगा, करंट ईयर मतलब जो ईयर, जो साल अभी चल रहा है, जब से अभी एग्जाम होगा तो आपसे पूछेगा 2023-24, 2023-24 के बारे में जब भी एग्जामिनर पूछेगा तो आपका उत्तर प्रचलित मूल्य के हिसाब से होगा। और कभी भी अगर पुराना आंकड़ा पूछेगा, 2023-24 से पहले 2022-23 पूछा, 2010-11 पूछा, 2021-22 पूछा, कुछ भी पुराना पूछा,
जो कि करंट ईयर नहीं है, तो हमेशा आपका आंकड़ा स्थिर मूल्य वाला होगा। ये ट्रिक हमेशा याद रखना, यहीं से फंसोगे और यहीं से जाओगे। ठीक, चलिए, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि जीडीपी में 2023-24 में क्या योगदान रहा। क्या योगदान रहा कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा और समझते भी जाइएगा, समझना ही पड़ेगा। देखिए, ये टोटल 100% है। इस टोटल 100% में अभी देखिएगा, ये मौजूदा लिखा है। मौजूदा का मतलब क्या है? प्रचलित मूल्य। प्रचलित मूल्य, ठीक, जब मौजूदा लिखा है मतलब प्रचलित मूल्य। ये पूरा 100% है। इसमें से 17.59% कृषि का योगदान रहा, कृषि क्षेत्र, और इसी को आपको बोलेगा प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा, अगर मैं बात करूं उद्योग क्षेत्र का, तो उद्योग क्षेत्र का योगदान रहा 27.55%। इसी को आपको बोलेगा द्वितीयक क्षेत्र। अगर फिर तीसरी बात करूं सेवा क्षेत्र का, तो सेवा क्षेत्र का योगदान है 54.86%। इसी को आपको बोलेगा तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, ठीक है, ये आंकड़ा याद रखिएगा प्रचलित मूल्य के लिए। अब यहां से 2-3 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि 2023-24, ये डेटा भी लिखा है ना, 2023-24 में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान रहा, या प्राथमिक क्षेत्र का। दूसरा सवाल, द्वितीयक क्षेत्र का कितना योगदान रहा, या उद्योग क्षेत्र का। या तीसरा सवाल कि तृतीयक या सेवा क्षेत्र का कितना योगदान रहा। ये डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछ सकता है। दूसरे प्रकार का आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि जीडीपी में योगदान के अनुसार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को सजाइए। तो कैसे हो जाएगा? पहले सेवा आ जाएगा, मतलब कम, ज्यादा से कम से जाना है तो पहले सेवा, फिर उद्योग, फिर एग्रीकल्चर। कम से ज्यादा सजाना है तो पहले एग्रीकल्चर का 17, इंडस्ट्री का 27.55 और सेवा क्षेत्र का 54.86%। तो ऐसे करके आपको सजाने का 2 तरीके का प्रश्न दे सकता है। आपसे तो सामान्य तौर पर जब प्रश्न पूछेगा तो आपसे करंट ईयर का जब पूछेगा तो प्रचलित मूल्य पर ही पूछेगा, लेकिन मेरे पास डेटा स्थिर मूल्य का भी है तो वो भी मैं दिखा देता हूं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है। देखिए, डेटा में फर्क पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए, एग्रीकल्चर का पहले 17.59 था, ये 14.45 हो गया। उद्योग का पहले 30 मतलब 27 कुछ था, ये हो गया आपका 30.81 हो गया। सेवा क्षेत्र का 54 कुछ 86 था, वो हो गया कितना? 54.73 हो गया। ठीक, तो ये किस पर है? ये आपका हो गया स्थिर मूल्य पर। आपसे प्रश्न हमेशा मौजूदा ईयर के लिए जब पूछेगा, करंट ईयर के लिए पूछेगा तो किस पर पूछेगा? प्रचलित मूल्य पर पूछेगा, न कि स्थिर मूल्य पर। बाकी आपको डेटा दे दिया हूं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, डेटा पर कोई सवाल उठाने की कोशिश मत करिएगा, ये डेटा गलत है, वो डेटा गलत है। जब आप इंटरनेट में सर्च मारेंगे, किसी किताब को पढ़ेंगे, तो इस पूरे डेटा को तैयार करने में, इस पूरे क्लास को तैयार करने में 3 दिन 2 दिन लगा हुआ है। 2 दिन एक एक डेटा को अच्छे तरीके से एग्जामिन करके ही मैं लाया हूं। तो किसी भी सवाल, किसी भी किताब में कुछ चीजें अलग लिखी रहेंगी, कुछ चीजें अलग लिखी रहेंगी। कहीं पे इंटरनेट में सर्च करेंगे तो अलग, कोई कोचिंग वाला अलग पढ़ा रहा है, ऑनलाइन वाला अलग पढ़ा रहा है, तो उससे मेरे को मतलब नहीं। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरी तसल्ली के साथ, पूरी छानबीन के साथ पढ़ा रहा हूं, तो आप भरोसा कर सकते हैं। बार बार कोई व्हाट्सएप में मैसेज, ग्रुप में मैसेज ये नहीं करेगा, सर वहां तो डेटा ये लिखा है, वहां तो डेटा ये लिखा है। उसको मेरे से कोई मतलब नहीं, मैं उतना रिसर्च करने के लिए हम लोग नहीं बैठेंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूं पूरी छानबीन के साथ पढ़ा रहा हूं। अगर मेरे को लगता है कहीं पर डेटा गलत है तो मैं उसको फिर सुधार करवाऊंगा और बताऊंगा, लेकिन कोई ये मैसेज नहीं करेगा, पहले बता देना। चलिए, अब अगला बात देखते हैं। 2023-24 में जीडीपी के विभिन्न क्षेत्र का योगदान, ये भी प्रचलित मूल्य पर डायरेक्ट लिख दिया गया, जो वहीं पे था वही चीज है। देखिए, ये था 54.86 किसका है? सेवा का। सेवा का
ये उद्योग का और ये कृषि क्षेत्र का। ये जो ग्राफ में था ना प्रचलित मूल्य वाला, उसी को यहाँ पे नंबर फॉर्म में लिख दिया गया, बाकी कुछ भी नहीं। चलिए अगला देखते हैं, सेवा क्षेत्र में जीडीपी, यानी सेवा क्षेत्र का जीडीपी में कितना योगदान रहा विभिन्न वर्षों में। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, 2016-17 दिया है, 17-18 दिया, 18-19 दिया, 19-20 दिया, 21-22 दिया है, 22-23 तो नहीं दिया है, 22-21 नहीं, 21-22 तो नहीं दिया, 22-23 भी नहीं दिया, 23-24 भी नहीं दिया है। तो क्या ये डेटा ऐसे ही खाली रह जाएगा? ये डेटा खाली नहीं रहेगा। बहुत खोज देखा, कहीं पे कोई ऑथेंटिक डेटा इसका नहीं मिल रहा है। तो आगे आने वाले क्लास में मैं इसको अपडेट कराऊंगा कि आगे कितना योगदान रहा है सेवा क्षेत्र का 21-22 में, 22-23 में और 23-24 में। 23-24 का तो आपको पता चल गया है, लेकिन 23-24 में भी मैंने आपको दो डेटा बताया। पहला एक बताया स्थिर मूल्य पर और दूसरा बताया प्रचलित मूल्य पर। तो ये ग्राफ किस पर चल रहा होगा? ये ग्राफ किस पर चल रहा होगा? स्थिर मूल्य पर चल रहा होगा। स्थिर मूल्य पर क्यों चल रहा होगा? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो भी करंट ईयर का डेटा होगा, उस डेटा को छोड़ करके जो भी पुराने डेटा आपके पास होंगे वो सब किस पर होंगे? स्थिर मूल्य पर। तो करंट ईयर यानी 2023-24 का जो डेटा है, तो उस डेटा को छोड़ दें तो बाकी सारे डेटा जो है वो क्या है? स्थिर मूल्य पर है। तो ये 52.5% 2016-17 के जीडीपी में योगदान था। 17-18 में 53.9, 18-19 में 54.3, 19-20 में 55.3 और 20-21 में 53.8। और कहे 23-24 में कितना है? तो 23-24 में आपको याद रखना है कौन सा? ये वाला, ये स्थिर मूल्य वाला। कितना? 54.73। क्योंकि ध्यान रखिएगा ग्राफ स्थिर मूल्य का चल रहा है, तो आपको स्थिर मूल्य वाला ही डेटा आपको आगे रखना पड़ेगा। तो मैं 2021-22, 22-23 और 23-24, मतलब 21-22, 22-23, 23-24 का तो बता ही दिया हूं, 54.79 ऐसा कुछ अभी जो दिखाया वही। तो 21-22 और 22-23 दो डेटा मैं अपडेट कराऊंगा, फिर एक ग्राफ पूरा हो जाएगा। पूछता है ना प्रश्न कि कौन से साल में कौन सा रहा, जोड़ी मिलाइए, ये करिए वो करिए, इस वजह से बता रहा हूं। दो प्रश्न आएगा इस कोर्स, ये जो क्लास पढ़ा रहा हूं। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जीडीपी के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। इससे पहले एक चीज और था, एक ग्राफ शायद छूट गया। हाँ, ये कृषि वाला, ठीक, ये ठीक है, कृषि वाला छूट गया था। कृषि वाले में भी देखिए 2015-16 से डेटा दिया हुआ है, 20-21 तक दिया है, मतलब 21-22 छूटा है, 22-23 भी छूटा है और 23-24 तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, क्लास कंटिन्यू करते हैं, बाकी अभी लाइट आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं देख लेता हूं लाइट क्यों कट रहा है, थोड़ा सा देख के आ रहा हूं, फिर कंटिन्यू करेंगे। चल गया सर? हाँ चलिए, ठीक। चलिए अब इसको देखें, कृषि का जीडीपी में योगदान। तो कृषि का जीडीपी में योगदान ये सब किस पर है? स्थिर मूल्य पर है। ठीक, ये सब स्थिर मूल्य पर है। तो अभी अगर 2023-24 का आपको लेना है, 2023-24 का, तो किस पर लेना पड़ेगा? स्थिर मूल्य पर। मतलब लगभग 14 कुछ प्रतिशत जो था ना, वो वाला आएगा 23-24 में यहाँ। और बाकी 21-22 और 22-23 का डेटा मैं अपडेट कराऊंगा आप लोगों को। क्लियर है? चलिए आगे चलते। तो सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र दोनों बता दिया। अब आपको आगे ले चलता हूं मैं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम तैयारी कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के विषय में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023-24 में जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान अगर बात करें, तो सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और कृषि से संबंधित क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलेंगे? तृतीयक क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र को कौन सा? द्वितीयक या तृतीयक, द्वितीयक और ये प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, तो देखते हैं जहां की भारत के स्तर पर जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा था, वहीं छत्तीसगढ़ के स्तर पर जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। ठीक, 100% में 44.69% उद्योग क्षेत्र का योगदान है
उसके बाद आता है सेवा क्षेत्र जो कि 34.82% के साथ है। उसके बाद आता है कृषि से संबद्ध क्षेत्र जो कि 20.49% के साथ है। क्लियर है? चलिए अब कुछ और भी चीजें आगे देखते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो जीडीपी में विभिन्न क्षेत्र का योगदान रहा, मतलब सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान कैसा कैसा रहा। तो यहाँ पे आंकड़ा जो दिया गया है, और ये आंकड़ा जो है इस आंकड़े से ही प्रश्न पूछेगा, ये भी बता दे रहा हूं। मतलब छत्तीसगढ़ वाला भी जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ये मत सोचिएगा 2018-19 का दिया 2017-18 का पूछ लेगा, नहीं पूछेगा, बेफिक्र रहिए। ठीक, 18-19 से लेके 22-23-24 तक ही पूछेगा, बाकी नहीं पूछेगा। ठीक, तो इस ग्राफ को आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखना चाहे तो इस ग्राफ का ही मैं एक रिटर्न फॉर्म, टेबल फॉर्म आगे दिखाने वाला हूं, उसमें हम लोग बात करेंगे। इस ग्राफ को थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए 2018-19 में 17.01% कृषि का योगदान था, 32% आपका नहीं क्या है, हाँ ये जो थे, हाँ 17.01% कृषि का योगदान था, और सेवा का योगदान कहें तो 32% था। वैसे ही उद्योग का योगदान कहें तो 50.99% था। ऐसे टोटल मिला देंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 100%। यानी 100% में 17.1% कृषि, 32% उद्योग सेवा, और 50.99% कृषि उद्योग का योगदान था। इसी प्रकार से धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई हैं। अब आगे बात करते हैं इसी को थोड़ा सा टेबल फॉर्म में। आप इसको देखना चाहे तो देख लीजिएगा, लेकिन इससे आसान है टेबल, तो टेबल देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का टेबल है, 2018-19 से लेकर के 23-24 तक का डेटा दिया हुआ है, और ये सब किस पर दिया हुआ? स्थिर मूल्य पर दिया है। ठीक, चलिए पुराना लंबा लंबा डेटा पूछेगा ना, लंबा लंबा मतलब इंडिविजुअल किसी करंट ईयर का पूछेगा तो फिर आपको प्रचलित मूल्य पर रखना है, नहीं तो बाकी सब स्थिर मूल्य पर रखना है। ठीक, अगर मान लीजिए 2023, 2022, 2023 ऐसा पूछा कि जैसे 2018-19 ऐसे जोड़ी मिलान वाला दे दिया, 2018-19 में कितना प्रतिशत, 19-20 में कितना प्रतिशत, ऐसा दे दिया, कृषि क्षेत्र में कितना, तो हमेशा देखिए पुराना कोई भी साल देगा ना तो आप स्थिर मूल्य पर ही चलिएगा। पूरा डेटा आपको स्थिर मूल्य पर ही पढ़ना है, केवल और केवल एक डेटा जो कि करंट ईयर का होगा उसको प्रचलित मूल्य पर पढ़ना है। तो यहाँ पे ये जो डेटा है 2023-24 का, ये प्रचलित मूल्य पर होगा या स्थिर मूल्य पर? जबकि पुराने सालों के साथ दिया गया है तो हमेशा एक किस पर होगा? स्थिर मूल्य पर। अगर केवल एक ही साल का दिया रहता तो किस पर होता? स्थिर मूल्य पर नहीं होता, प्रचलित मूल्य पर होता। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं। 2018-19 में 17.1% कृषि का योगदान था, उद्योग का योगदान 50.99% और सेवा का योगदान था 32%, टोटल मिला के 100%। उसी प्रकार से 19-20 में इस प्रकार से था, 20-21 में इस प्रकार से। अब यहां से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किस वर्ष उद्योग क्षेत्र का योगदान, दिए गए वर्षों में किस वर्ष उद्योग क्षेत्र का योगदान 50% से कम रहा, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, या पूछ सकता है कृषि क्षेत्र का योगदान दिए गए वर्षों में किस वर्ष सबसे कम रहा। तो इसमें से मिला लेंगे 17, 1695, 1757, ये हो गया 16/8, 1571, 1532, तो क्या हो जाएगा? 1532 हो जाएगा 2023-24, अगर वर्ष इतना ही दिया हुआ है तो। ठीक, तो इस तरीके से घुमा घुमा कर पूछेगा। अब देखिए वृद्धि दर को दर्शाया गया है, इसमें वृद्धि दर को क्या दर्शाया गया है कि किस प्रकार से जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि होती रही, उसको भी ग्राफ में, टेबल में बताया गया है। 2018-19 में कृषि क्षेत्र ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया गया। ठीक, तो जहां जहां ऋणात्मक होगा उसमें तो सचेत हो जाइएगा, ऋणात्मक वृद्धि को आवश्यक तौर पर पूछता है, और इसी में से घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लेगा कि 2018-19 में उद्योग क्षेत्र का योगदान बताओ, 2021-22 में सेवा क्षेत्र का योगदान बताओ, ऐसे करके पूछ देगा। लेकिन ये दो जगह जो है ऋणात्मक है, इन दो जगहों के ऋणात्मक चीजों को आपको याद रखना है। कृषि क्षेत्र का ऋणात्मक रहा 2017-18 में, और सेवा क्षेत्र का ऋणात्मक रहा 2020-21 में। ठीक है, चलिए डेटा बिल्कुल अपडेटेड रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात।
चलें आगे, बाकी चीजों पर भी प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। और कभी कभी छत्तीसगढ़ में पूछता है औसत वृद्धि दर। तो अगर मान लेते हैं यहां से पूछ लिया 2017-18 से लेकर 23-24 तक औसत वृद्धि दर, तो इसको जोड़ करके भाग दे दीजिएगा 7 से। 1 2 3 4 5 6 7, 7 साल है तो औसत निकल जाएगा। इसको जोड़ करके भाग दीजिएगा, औसत निकल जाएगा। इसको जोड़ करके भाग दे दीजिएगा, औसत निकल जाएगा। लेकिन पूछता है 2012-13 से 2023-24 तक औसत बताओ, तो उसके लिए अलग डेटा लिखवा दिया हूं। सेवा क्षेत्र का 5.37% वृद्धि रहा औसत, उद्योग क्षेत्र का 7.36% और कृषि और संबंध क्षेत्र का 4.90% वृद्धि रहा। ठीक, अब भारतीय कृषि के महत्व एवं योगदान की बात करते हैं, तो ये सब चीजें बहुत ऐसे ही है कि राज्य सूची का विषय है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। ये सब चीजें आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, इसमें कुछ है नहीं। चलिए आगे देखते, अब देखते हैं जो कि कृषि से संबंधित सामान्य लेक्चर है। तो सामान्य लेक्चर में आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएगी। पहला पूछा जाएगा कि फसल के प्रकार के विषय में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फसल के प्रकार में फसल के प्रकार को भी विभिन्न प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सामान्य का वर्गीकरण करते हैं तो बागवानी फसल, सामान्य वर्गीकरण करें तो आप इसमें आ जाएगा बागवानी फसल। ठीक, बागवानी फसल आ गया। खाद्य फसल, नकदी फसल, वृक्षारोपण, खाद्य फसल, नकदी फसल, वृक्षारोपण वाले फसल। ठीक, तो इस प्रकार से सामान्य वर्गीकरण में देख सकते हैं। बागवानी में क्या देख सकते हैं, जैसे चाय का बागान है तो क्या हुआ, वो बागवानी फसल में आ गया। खाद्य फसल जैसे मक्का, गेहूं, चावल ये सब उत्पादित कर रहे हैं, वो खाद्य फसल। नकदी फसल जिसको खेत बेचने से तुरंत पैसा मिल जाए, जैसे गन्ना हो गया, जैसे कपास हो गया। वृक्ष रोपण वाले फसल, जैसे आप कॉफी का पेड़ लगा रहे हैं, वृक्षारोपण वाला फसल। आम का पेड़ लगा दिए, वहां से आम तोड़ के बेच रहे हैं, वृक्षारोपण वाला फसल हो गया। अनार का पेड़ लगा दिए। ठीक, चलिए ये तो रहा पहला प्रकार। दूसरा प्रकार हम देख सकते हैं जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर लिख लीजिएगा भाई, जीवन चक्र के आधार पर 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। उदाहरण भी देख लेते हैं। 1 वर्षीय मतलब ऐसा फसल जो 1 वर्ष के अंदर तैयार हो जाता है, चावल, गेहूं, मक्का और भी कुछ चीज। द्विवर्षीय मतलब 1 साल लगाए लेकिन उस साल वो फसल तैयार नहीं होगा, दूसरे वर्ष वो तैयार होगा, जैसे गन्ना, जैसे गन्ना के अलावा और भी जैसे अरहर। बहुवर्षीय में आप देख सकते हैं कि लगाए लेकिन तुरंत तैयार नहीं हो, जैसे आम का पेड़ लगाए, तुरंत आम का पेड़ दे देगा क्या फल, बहुत समय बाद दे देगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं जीवन चक्र के आधार पर हो गया। अब फसल का वर्गीकरण देख लेते हैं, और ध्यान रखिएगा पूछता है ना प्रश्न, यहां से पूछता ही है प्रश्न, फसल चक्र से प्रश्न पूछेगा एडीओ के एग्जाम में खासकर। अब तीसरा बात देखें, ऋतु के आधार पर फसल का वर्गीकरण लिख लीजिएगा। और जो पेड क्लास वाले हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको सब नोट्स मिलेगा। ऋतु के आधार पर, तो ऋतु के आधार पर कितने प्रकार के फसल हो सकते हैं, 3 प्रकार के फसल। कौन कौन से, एक हो जाएगा खरीफ की फसल, दूसरा हो जाएगा रबी की फसल, और तीसरा हो जाएगा क्या, जायद फसल। जायद फसल, खरीफ की फसल मतलब इसका बुआई होगा कब, लगभग जून जुलाई अगस्त सितंबर में, जून जुलाई में बुआई होगा, मई जून जुलाई में। जैसे धान हो गया, जैसे मक्का हो गया, उस समय टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, आर्द्रता ज्यादा रहेगा, ऐसे समय में इसकी बुआई होगी, सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर
उस समय जब सितंबर अक्टूबर आएगा उस समय किसकी बुआई होगी? रबी की फसल की। फिर रबी की फसल कब होगी? जब रबी तेज होगा, सूर्य तेज होगा, उस समय बुआई होगा। वैसे फसल को रबी का फसल कहेंगे, जैसे गेहूं, जैसे सरसों, और भी जो चीजें जो उस समय में बोई जाएंगी जब धूप तेज होगा, मतलब सितंबर अक्टूबर में बोया जाएगा, नवंबर में बोया जाएगा। काटा कब जाएगा? सॉरी, ये रबी की फसल काटा कब जाएगा? तो जब धूप बहुत तेज होगा तब। ठंडी के समय सामान्य तौर पर बोया जाएगा और काटा जाएगा, धूप तेज होगा मतलब मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, तब गेहूं की कटाई होती है, सरसों की कटाई होती है। ठीक है, तो दो तरीके के फसल हो गए, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल कब बोई जाएगी? जून जुलाई में बोया जाएगा, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब। रबी की फसल कब बोई जाएगी? सितंबर अक्टूबर में बोया जाएगा। काटा कब जाएगा? जब धूप तेज रहेगा, मार्च अप्रैल। इसके बीच में आता है जायद की फसल। जैसे आपने खरीफ की फसल बोई कब? जून में बोया। काटा कब आपने? जुलाई अगस्त सितंबर या अक्टूबर में काट लिया, मान लिया सितंबर में काट लिया। फिर आपने अक्टूबर से बो दिया, क्या? अक्टूबर से बोया आपने रबी की फसल, कब काटा? अप्रैल में काट लिया। अब फिर से कब बोएंगे? फिर से खरीफ की फसल कब बोएंगे? जून में बोएंगे, बोएंगे ना। तो अप्रैल के बाद, अप्रैल पूरा और मई और जून का पहला महीना, मतलब लगभग लगभग 1.5 से 2 महीना, 1.5 से 2 महीना क्या होगा? खेत खाली रहेगा? नहीं, उस समय खीरा लगाइए, ककड़ी लगाइए, और भी कुछ चीजें लगाइए, वो सब किस में आ जाएगा? जायद की फसल। मूंग अगर तैयार हो सकता है, कोई ऐसा मूंग है जिसमें कि जो जल्दी से तैयार हो जाए, तो वो जायद फसल में आ जाएगा। ठीक है, ये सब ऋतु के आधार पर फसल का वर्गीकरण हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कृषि साख, कृषि ऋण। इसको भी देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। कृषि साख या कृषि ऋण 3 प्रकार के होते हैं। पहला अल्पकालीन, अल्पकालीन। तीसरा दीर्घकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, और जो दूसरा है वह है मध्यकालीन। ठीक, कृषि साख या कृषि ऋण 3 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। ऐसा ऋण जो कि सामान्य तौर पर 0 से लेकर के 15 माह तक के लिया जाता है, कम समय के लिए लिया जाता है, अल्पकालीन ऋण कहलाता है। दूसरा ऋण मध्यकालीन ऋण, ऐसा ऋण जो कि लगभग 15 माह से लेकर के 5 वर्ष के लिए लिया जाता है, मध्यकालीन ऋण कहलाता है। दीर्घकालीन ऋण, ऐसा ऋण जो कि 5 से लेकर के 10 या 20 वर्ष तक के लिए लिया जाए, वैसे ऋण को दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। समझ गए? चलिए, अब अल्पकालीन ऋण कोई किसान क्यों लेगा? खाद लेना है, बीज लेना है, इस सब के लिए अल्पकालीन ऋण ले लेगा। ठीक, खाद बीज के लिए अल्पकालीन। दूसरा मध्यकालीन कब लेगा? मान लीजिए एक मोटर सेट लगवाना है, बोलता है मैं 4 साल में पूरा पैसा पटा दूंगा, उसके लिए ले लेगा। अब दीर्घकालीन ऋण किसान कब लेगा? मान लीजिए कोई नई जमीन खरीदनी है किसान को, ट्रैक्टर खरीदना है, तब कौन सा ऋण लेगा? दीर्घकालीन ऋण लेगा। आपसे पूछ लेगा कि ऋण कितने प्रकार के होते हैं, किसानों को दिए जाने वाला ऋण, तो आपको 3 प्रकार याद रखना है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन ऋण का मतलब ऐसा ऋण जो कि लगभग लगभग 15 महीने के लिए होता है। मध्यकालीन मतलब ऐसा ऋण जो कि 15 महीने से 5 वर्ष के लिए होता है, और दीर्घकालीन मतलब ऐसा ऋण जो कि 5 वर्ष से अधिक यानी 10 से 20 वर्ष तक के लिए हो सकता है। सामान्य तौर पर किसान अल्पकालीन ऋण जो लेते हैं खाद बीज आदि के लिए लेते हैं, मध्यकालीन ऋण जो लेते हैं पंप सेट आदि के लिए लेते हैं जो कि 5 साल में वो पटा सके, और दीर्घकालीन ऋण कोई जमीन लेना है, किसी भूमि का सुधार करना है, या फिर ट्रैक्टर लेना है, बड़े जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लेने हैं, उन सब चीजों के लिए लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसमें इतना ही था।
इसमें भी डेटा है, इसमें बहुत सारे डेटास हैं जिसको मैं आने वाले वीडियो में जब इस चैप्टर में स्पेसिफिक पूछेंगे तो मैं उसको अपडेट कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछता है। वहां से प्रश्न पूछता ही पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब देख लेते हैं कृषि जोत, हमने देख लिया, सॉरी कृषि ऋण देख लिया। अब देख लेते हैं हम लोग कृषि जोत। कृषि जोत कहने का मतलब क्या है कि एक किसान के हिस्से में कितनी जमीन है वो उसकी कृषि जोत कहलाती है। जैसे मान लेते हैं मैं एक किसान हूं, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है जिस पर मैं खेती कर सकता हूं, तो मेरा कृषि जोत कितना हुआ, 5 एकड़। किसी के पास 3 एकड़ जमीन है तो उसको क्या बोलेंगे, कृषि जोत 3 एकड़। अब कृषि जोत को मुख्य रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं, यानी किसानों की कैटेगरी को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जिसको हम बोलते हैं सीमांत, दूसरा जिसको हम बोलते हैं लघु, क्या बोलते हैं, पहला जोत जिसको बोलेंगे सीमांत, दूसरा बोलेंगे लघु, और तीसरा बोलेंगे जिसको बोलेंगे हम अर्ध मध्यम, चौथा प्रकार जो होगा जिसको बोलेंगे मध्यम, पांचवा प्रकार जो होगा उसको बोलेंगे दीर्घ। मतलब अगर मैं कृषि जोत के हिसाब से किसान की बात करूं तो पहला किसान कौन होगा, सीमांत किसान होगा, पढ़ते होंगे आप लोग, सीमांत किसानों की संख्या इतनी है इतनी है इतनी। फिर दूसरा लघु किसान, तीसरा अर्ध मध्यम किसान, चौथा मध्यम किसान, और पांचवा दीर्घ किसान या बड़ा किसान जिसको आप बोल सकते हैं वृहद जोत वाला किसान। सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत और दीर्घ या वृहद जोत, और इसका जो मालिक होगा उसको बोलेंगे क्या, किसान। सीमांत जोत की बात करूं, जिसके पास जमीन 0 से 1 हेक्टेयर तक है उसको क्या बोलेंगे, सीमांत जोत वाला किसान। जिसके पास जमीन 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर है इसको क्या बोलेंगे, हेक्टेयर है 2 हेक्टेयर है, इसको बोलेंगे लघु जोत वाला किसान। अगर मध्यम जोत वाला किसान बोले तो क्या बोलेंगे, 2 से लेकर 4 हेक्टेयर जिसके पास भूमि है वो क्या है, अर्ध मध्यम वाला। और मध्यम वाला कहें तो मध्यम वाला जिसके पास 4 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर भूमि है वो क्या है, वो है आपका मध्यम जोत वाला किसान। और दीर्घ जोत वाले किसान के पास कितनी भूमि होगी, 10 हेक्टेयर से अधिक, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। समझ में आया, 5 प्रकार के जोत के आधार पर 5 प्रकार के जोत होते हैं, और इन जोत के मालिक को किसान कहा जाता है, यानी जमीन के मालिक को किसान कहा जाता है। ऐसा किसान या फिर ऐसा भूमि का टुकड़ा का मालिक जिसके पास मात्र 1 हेक्टेयर या उससे कम जमीन हो उसको हम बोलेंगे सीमांत किसान। दूसरा 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर जिसके पास भूमि है उसको बोलेंगे लघु किसान, और 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर जिसके पास भूमि हो उसको बोलेंगे मध्यम, सॉरी क्या बोलते हैं, अर्ध मध्यम किसान, अर्ध मध्यम जोत वाला किसान। या फिर मध्यम जोत वाला किसान किसको बोलेंगे, 4 से 10 हेक्टेयर, और वृहद या बड़े जोत वाला किसान बोलेंगे जिसके पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि हो। और आपको मालूम होगा कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, 1 हेक्टेयर में होता है 2.471 एकड़ भूमि होती, यही होता है सर, 2.47 एकड़। और 1 एकड़ में कितना डिसमिल होता है जी, तो 1 एकड़ में होता है 100 डिसमिल। और 1 डिसमिल में कितना स्क्वायर फीट होता है, तो 1 डिसमिल में होता है आपका 436 स्क्वायर फुट। तो आप लोग लेते हैं ना 436 स्क्वायर फीट, 1 डिसमिल ले रहा हूं मतलब 436 स्क्वायर फुट जमीन आप ले लेते हैं। इसको लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे जो लोग YouTube में देख रहे हैं, बाकी पेड कोर्स वालों को दिक्कत नहीं है, PDF मिलेगा, ठीक है। चलिए
अब इतना तो मैंने बता दिया कि सीमांत जोत वाला कौन होगा, लघु जोत वाला, अर्ध मध्यम, मध्यम, दीर्घ। अगर भारत की बात करूं कितना कितना है क्या है सब बता, तो भारत की बात करूं तो पर जो किसान है उनका औसत जोत जो पड़ता है, औसत भूमि पड़ता है एक किसान के हिस्से में, वो है, लिख लीजिएगा, मिलेगा नहीं क्योंकि आपको और पूछ लेगा ये, हेक्टेयर। 1.08 हेक्टेयर औसत भूमि एक किसान के हिस्से में है पूरे भारत की बात। अगर मैं कहूं कि सबसे अधिक भूमि जोत वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे 5.06 हेक्टेयर प्रति किसान। ऐसा कौन सा है, ये राज्य है नागालैंड। नागालैंड, वहां पे हर किसान के औसतन 5.06 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। अगर आपसे फिर पूछा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके किसानों के पास सबसे कम भूमि जोत है या औसतन सबसे कम भूमि जोत है, तो आप बोलेंगे 0.18 हेक्टेयर प्रति किसान के साथ कौन है, केरल। पूछ सकता है प्रश्न, ठीक है, प्रश्न नहीं पूछेगा तो सेंटेंस वाला प्रश्न पूछ लेगा। ठीक, चलिए इतना फैक्ट बताया आपको। अब एक और फैक्ट बता देता हूं। मैंने कुछ आंकड़े आपको बताए थे, क्या, लघु किसान कौन होगा, सीमांत किसान कौन होगा, अर्ध मध्यम किसान कौन होगा, मध्यम किसान कौन होगा, वृहद किसान कौन होगा, या वृहद जोत वाला किसान कौन होगा। वृहद किसान बोलूं, वृहद जोत वाला किसान बोलूं, सीमांत किसान बोलूं, सीमांत जोत वाला किसान बोलूं, क्योंकि मालिक तो वही है ना किसान, उसका कौन होगा, ये सब चीजें मैंने बताई। लेकिन आपको एक चीज और याद रखिए कि 87% किसान है भारत में, वो सभी 87% किसमें आते हैं, सीमांत किसान में आते हैं। मतलब सबसे ज्यादा 87% किसान के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। सोच के देखिए, 87% किसान जो भारत में है उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम की भूमि है। समझ गए, चलिए अब आगे देखते हैं। कृषि जोत हो गया, अब आगे वाला देखते हैं, भूमि सुधार। अब भूमि सुधार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद कृषि से संबंधित एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। फिर हम आजीविका की अगली क्लास में जब चलेंगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। लंबा वीडियो है लेकिन पूरा डिटेल है, तो पढ़ते चलते। कृषि के जो सुधार होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के सुधार हो सकते हैं। पहला सुधार जिसको संस्थागत सुधार कह सकते हैं, दूसरा सुधार जिसको संरचनात्मक सुधार कहते हैं, और तीसरा जिसको ऋण सुधार कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमको क्या क्या चीजें पढ़नी, तो संस्थागत सुधार में हमको चीजें पढ़नी है, हथबंदी क्या होता है, चकबंदी क्या होता है, मध्यस्थ उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, सहकारिता कृषि। इसके अलावा संरचनात्मक सुधार में हम विभिन्न प्रकार की क्रांतियां पढ़ेंगे, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ये सब क्रांति पढ़ेंगे। इसके अलावा ऋण सुधार में हम अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण में सुधार, दीर्घकालीन ऋण में सुधार, ये सब पढ़ेंगे। अभी हमने बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, क्या बताइए, ऋण के विषय में बताया ना, किसान कितने प्रकार के ऋण लेता है, 3 प्रकार के ऋण, अल्पकालीन, मध्यकालीन या फिर मध्यमकालीन या दीर्घकालीन। अल्पकालीन कब लेगा, 15 महीने के लिए। मध्यमकालीन कब लेगा, 15 महीने से 5 वर्ष के लिए। और दीर्घकालीन कब लेगा, 5 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष के लिए। तो उसके विषय में क्या सुधार किए गए, ये सब भी पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संस्थागत सुधार के बारे में क्या क्या चीजें। चलिए, संस्थागत सुधार में, अच्छा इसमें कुछ कुछ प्रश्न भी होगा, उसको भी देख ले। संस्थागत सुधार में हम 3 प्रकार के सुधार, मतलब 5 प्रकार के सुधारों की बात करेंगे कृषि में। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और आगे आने वाले वीडियो में और डिटेल में पढ़ना ही है हमको, क्योंकि
कंपटीशन टफ है, कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है, कुछ भी मैं छोड़ा मेरी वजह से फेल हुए तो मेरे ऊपर ठिकारा फोड़ देंगे आपकी, तुम ही नहीं पढ़ा है तो फेल हो। ठीक, मेरे को तो पूरा पढ़ाना है। ठीक, चलिए बस आपको पढ़ना है ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात। पहला जो हमने देखा जिसको हम बोलेंगे, इसी पेज से देख लेता हूं और इसी पेज में समझाते जाता हूं। ठीक, पहला जो चीज है उसको बोलेंगे क्या, हथबंदी। हथबंदी का मतलब क्या है, लिख लीजिए, जो ऐसे किसान जिनके पास आवश्यकता से अधिक जमीन है, वो अपने जमीन को देख ही नहीं पा रहे हैं भैया, बहुत दूर दूर बहुत सारा एकड़ कर में है, हेक्टेयर बहुत सारा, 100 हेक्टेयर 150 हेक्टेयर ऐसा। ठीक है, तो वैसा किसी के पास जमीन है तो उसमें से उसका कुछ जमीन सरकार ले लेगी। सीलिंग एक्ट इसी को बोलते हैं, हथबंदी या सीलिंग, मतलब एक तय सीमा से अधिक जमीन का मालिक कोई दूसरा नहीं होगा, फिर वो जमीन किसका हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं सीलिंग कर दिया गया कि 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाला जो है उसका वो भूमि नहीं होगा। ठीक है, 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि कोई धारण नहीं कर सकता, तो 100 हेक्टेयर से जितनी अधिक भूमि होगी वो सरकार ले लेगी, और सरकार लेके क्या करेगी, जो इनके पास भूमि नहीं है किसानों को, उनके पास बांट देगी। अब तक की बात करूं तो 30 लाख हेक्टेयर भूमि, 30 लाख हेक्टेयर भूमि इस प्रकार से सीलिंग करके, हथबंदी करके बांटी जा चुकी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पहला, जो लोग अतिरिक्त भूमि है, अतिरिक्त भूमि धारक हैं, उस अतिरिक्त भूमि का सदुपयोग हो सके। दूसरा बात यह है कि जो लोग जिनके पास भूमि ही नहीं है उनको भूमि भी दिया जा सके। ठीक, चलिए, ये तो हो गया पहला, हथबंदी। हथबंदी में क्या, सीलिंग है, मतलब आवश्यकता से अधिक भूमि सरकार लेगी और जिनको जरूरत है उनको दे देगी। दूसरा जिसको कहा जाता है चकबंदी। चक मतलब होता है एक लाइन में या फिर एक ही जगह पर। ठीक, कोई किसान है जिसकी भूमि गांव में ही अलग अलग जगहों पर, या एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव ऐसे फैला हुआ है, तो सरकार उसको ऑप्शन देती है कि भाई तुम छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर क्यों परेशान हो, उन टुकड़ों को तुम मुझे दे दो या फिर किसी से वो कर लो, चेंज कर लो। जैसे मेरे पास 12 जगह भूमि है और किसी दूसरे की भूमि मेरे गांव में, या फिर मान लेते हैं मेरी भूमि किसी दूसरे गांव में है, 2 किलोमीटर दूर है। अब वहां एक किसान है, उसकी भूमि मेरे गांव में है, तो मैं क्या करूंगा, उससे रजामंदी करूंगा, चकबंदी होगा, और मेरा उस गांव वाला उसके गांव वाला भूमि को उसको दे दूंगा, और मेरे गांव वाला भूमि में उसका ले लूंगा। मेरे लिए आसान पड़ जाएगा, बड़े बड़े ट्रैक्टर चलाऊंगा, ऐसे तो छोटे छोटे जगह में ट्रैक्टर घूम भी नहीं पा रहा था। ठीक है, तो चकबंदी करके क्या होगा, छोटी छोटी भूमि के टुकड़े को बड़ा बनाया जाएगा। कुल मिला के ये दो तरीके का हो सकता है, तो ऐच्छिक भी हो सकता है या फिर अनिवार्य भी हो सकता है। ऐच्छिक मतलब जब आप अपनी इच्छा से कहें कि भाई सरकार महोदय मैं अब चकबंदी करवाना चाहता हूं, तो सरकार देखेगी ऑप्शन कहां कहां से चकबंदी करवा सकते हो। अनिवार्य हो सकता है जब सरकार बोले कि तुमको चकबंदी करवाना है। सबसे अच्छा प्रदर्शन वाला राज्य अगर मैं बात करूं चकबंदी के विषय में तो पंजाब है, हरियाणा है, और अब तक जो है 600 हेक्टेयर जो भूमि है उसकी चकबंदी हो चुकी है। तो डेटा याद रख लीजिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं मध्यस्थ उन्मूलन। यानी मध्यस्थ उन्मूलन मतलब इसको कहते हैं जमींदारी उन्मूलन कह सकते हैं, मध्यस्थ उन्मूलन कह सकते हैं। भारत सरकार ने एक कानून पास किया 1952 में, जमींदारी उन्मूलन कानून। पहले क्या होता था, मालिक जो होता था, जमीन का मालिक जो होता था जमींदार होता था, और किसान वहां एक मजदूर की तरह कार्य करता था। तो सरकार ने कहा नहीं, ये जमींदारी उम्मीदारी नहीं चलेगा, जमींदारियों को हटाओ, जमींदारों को, और जो उसमें काम करेगा वही उसका मालिक होगा, मतलब जो खेती करेगा वही मालिक होगा, कोई जमींदार अलग से नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नियम जो है 1952 में लाया गया, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो किसान, काम करने वाले किसान थे, खेत के मालिक थे एक्चुअल, उनको उनकी मालिकाना भूमि लौटाई गई, जमींदारों को साइड किया गया। और ये जमींदारों को साइड करने की वजह से लगभग 2.5 करोड़ किसानों को भूमि प्राप्त हुई। ये भी एक डेटा है, याद रख लीजिएगा,
2.5 करोड़। ठीक है, 2.5 करोड़ किसानों को भूमि प्राप्त हुई। अगला पॉइंट देखें, काश्तकारी सुधार। तो जो ये जमींदारी उन्मूलन हुआ 1952 में, तो 1952 के तुरंत ही बाद एक काश्तकारी सुधार अधिनियम लाया गया। काश्तकारी सुधार अधिनियम कुछ भी नहीं, ऐसा था कि पहले जो जमीन पर टैक्स था, माल गुजारी था, वो बहुत ज्यादा था, कर बहुत ज्यादा था, तो उसी को इस काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कम किया गया। और अगला पॉइंट है जिसको कहते हैं सहकारिता कृषि। सहकारिता कृषि का मतलब यह है कि मिलजुल करके खेती करिए, जैसे सहकारिता बैंक भी बनता है उसी प्रकार से, मतलब 4-5 लोग मिल गए, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाया और एक बड़ी सी भूमि में सहकारिता कृषि करने लगे सभी लोग मिल करके। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, छोटी छोटी भूमि में करेंगे तो ट्रैक्टर ही नहीं मुड़ेगा, मशीन ही नहीं मुड़ेगा, बड़े से भूमि में करेंगे तो बृहत रूप से कर पाएंगे, हर चीज व्यवस्थित कर पाएंगे। इसलिए सहकारिता कृषि को बढ़ावा दिया गया कि बहुत सारे लोग मिल करके काम कर सके। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्लास आज का खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपका टेस्ट भी लेते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं, आज के प्रश्नों को कितने लोग सही कर पाते हैं, नहीं कर पाते। भारत में वर्ष 2023-24 के अनुसार जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए 17.59, ऑप्शन नंबर बी 54.73, ऑप्शन नंबर सी 54.86, ऑप्शन नंबर डी 27.55। पहले आप, मैं जान रहा हूं कि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन पहले कमेंट कर ही लीजिएगा। बाद में आप वीडियो देखेंगे ना इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो एक कमेंट पहले कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि इसका उत्तर क्या है। ये कौन सा पूछा होगा, आप सोच के देखिए कि प्रचलित मूल्य पर पूछा होगा या स्थिर मूल्य पर पूछा होगा। करंट ईयर की बात है तो हमेशा प्रचलित मूल्य पर पूछेगा। अब इसमें से कौन सा है, याद रख लीजिए कौन सा है प्रचलित मूल्य वाला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 54.86। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये है स्थिर मूल्य पर, ऑप्शन नंबर बी 54.73। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी में योगदान को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो मैंने क्या बताया था, भारत में जीडीपी में योगदान अगर देखें तो सबसे ज्यादा किसका है, सेवा क्षेत्र का है, लगभग 54 कुछ प्रतिशत था। फिर उद्योग का था जो कि लगभग 27% के आसपास था। फिर कृषि का था यानी तृतीय क्षेत्र का, वो लगभग कितना था, 17-18% था, जो भी था 17 लिख लेता हूँ, एक मोटा मोटी। लेकिन तो घटते क्रम में अगर देखूं तो सेवा पहले, उद्योग और कृषि, लेकिन छत्तीसगढ़ में अलग है। पहला ऑप्शन सेवा, उद्योग और कृषि। अगर इसको ऑप्शन को लूं तो भारत के क्षेत्र में तो अच्छा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में यह सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा कौन योगदान करता है, 44% के आसपास कौन करता है, उद्योग करता है। फिर 34% के आसपास कौन करता है, सेवा करता है। और 27 या कुछ ऐसा ही है, इतना प्रतिशत के आसपास कौन करता है, कृषि करता है। सबसे पहले कौन हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, सेवा हो जाएगा और कृषि। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगर नहीं बना होगा, नहीं बन रहा होगा प्रश्न, मतलब ध्यान से नहीं पढ़ा। ठीक, तो ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न पूछ दिया, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में किस वर्ष कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है, 2020-21, 19-20, 17-18 या 18-19 या 17-18। इसको भी पढ़ाया था, चार्ट में बताया भी था, ऋणात्मक वृद्धि दर को ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर डी 17-18। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में किस वित्तीय वर्ष में उद्योग क्षेत्र का योगदान 50% से कम था। सब में 50% से अधिक था और किस में कम था, 2020-21, 2019-20, 18-19 या 17-18। बताइए क्या होगा उत्तर, बी हो जाएगा 19-20। कहां से प्रश्न पूछा है, समझ नहीं आ रहा है क्या, चलिए दिखा दूंगा, अभी दिखा देता हूं। ये उद्योग क्षेत्र वाला प्रश्न देखिए, यहां से पूछ लिया, कहां गया, हाँ ये कहां से, इसका नहीं पूछा था, इसमें से पूछा था कुछ, भूल गया मैं।
छत्तीसगढ़ की बात की थी तो छत्तीसगढ़ में देखिए 44, 34 और 20 है। और योगदान की बात पूछा था कि 50% से कम उद्योग क्षेत्र का रहा, तो 19-20 का रहा, यहां से क्वेश्चन पूछा। फिर छत्तीसगढ़ में वृद्धि दर उद्योग क्षेत्र में पूछा था, नहीं सेवा क्षेत्र में पूछा था, ऋणात्मक कौन से वर्ष रहा, तो 20-21 में रहा। अगर आपसे इसी चीज को पूछ सकता है कृषि क्षेत्र में कब रहा, तो 17-18 में रहा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं इससे, कृषि जोत से बनाए जा सकते हैं, फसलों के प्रकार से बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करवाऊंगा धीरे धीरे। और इसके अलावा ये तो पहला वीडियो था, इसमें केवल 4-5 प्रश्न ही करा पाया हूँ। अगले वीडियो में हर जो क्लास कराऊंगा उस क्लास मतलब एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद प्रश्न भी कराता चलूंगा। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन, आपका परफॉर्मेंस आप चेक करते चलेंगे कि आपका तरीका कितना सही है कितना गलत है, ठीक है, या फिर कितने तरीके सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं, इन सब चीजों को याद कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। आप नोट्स बनाए होंगे, उम्मीद करता हूं नोट्स बनाइएगा। और बाकी नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, चाहे तो उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ताकि और भी अपडेट, कोई नया वीडियो आए, कुछ नया अपडेट आए तो आपको मैं दे सकूं। नमस्कार, जय हिंद।